हेलो दोस्तों, आज रिवाइज करने का पहला दिन है। एशियंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे विद एनालाइज सहित। पाषाण काल के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हम एक एक क्वेश्चन करके पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ बनाए रखिए अपना आपको। पहला क्वेश्चन है, कृषि 7520 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित पौधों में से किसकी खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी? तो ऑप्शन है इसमें हमारा डी आंसर है गेहूं और जौ। सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती अस्तित्व में आई थी। नवपाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम हुई थी, जिससे मानव सभ्यता में कृषि का उदय हुआ और लोगों ने यानी खाना दोष जीवन छोड़कर स्थायी जीवन जीने की शुरुआत हुई थी। हड़प्पाकालीन स्थल एक मेहरगढ़ नाम का है, जहां से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम वाटिका शिलान्यास पुरापाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए एनालाइज करते हैं। भीम वाटिका शिलान्यास मध्य प्रदेश राज्य में पुरातात्विक स्थल है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर द्वारा की गई थी। भीम वाटिका क्षेत्र को पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा भोपाल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और जुलाई में 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्मावेश ढेर किस नवपाषाणकालीन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी दक्षिणी भारत। आइए एनालाइज करते हैं। भस्मावेश ढेर यानी राख का टीला मुख्यतः दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता में पाए गए हैं। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित सगनकुल्लू स्थान से गोबर के उपलों के जलाकर राख होने के प्रमाण मिले। तेलंगाना के उत्तनूर में भी 2000 ईसा पूर्व लगभग समय के राख के जली हुई मिट्टी के ढेर मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, कि किस आवधिक काल में मनुष्य खाद्य संग्रह यानी कि इकट्ठा करने लगा था और उससे खाद्य उत्पादक बना? आइए हम एक एक ऑप्शन पे करते हैं। इसका आंसर होगा सी नवपाषाण युग में। आइए एनालाइज करते हैं। पाषाण युग के दौरान प्रारंभिक मानव भोजन संग्रह करने वाला था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में भटकते थे, परंतु नवपाषाण युग के दौरान मानव द्वारा खाद्य फसलों को उगाना शुरू कर दिया था और वह खाद्य संरक्षक संग्रह से खाद्य उत्पादक के लिए परिवर्तन हो गए थे। इस काल में खाद्य वस्तुओं के उत्पादन से कृषि को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे स्थायी जीवन जीने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए? वो पाए गए हैं ऑप्शन है बी हथनोरा। एनालाइज करते हैं। आइए, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीन जीवाश्म नर्मदा घाटी में हथनोरा नामक स्थान पर प्राप्त हुए। इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? वो हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। आइए बात करते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरा देव संत कबीर नगर में पाया गया। इस खोज से पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य स्थल जो है वो मेहरागढ़ पाकिस्तान में गेहूं का साक्ष्य मिले थे जहां। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव इतिहास में लोहा युग की शुरुआत कहाँ हुई थी? कब हुई थी? तो मानव इतिहास में लोहा युग की शुरुआत 1200 से 600 ईस्वी पूर्व हुई थी। आइए एनालाइज करते हैं। मानव इतिहास में लोहा युग की शुरुआत 1200 से 600 ईस्वी पूर्व मध्य माना जाता है। प्रारंभिक लोहा युग की
का शुरुआत कांस्य युग के बाद भारत में परिक्षेप्य में तमिलनाडु में मिले उपकरणों के आधार पर है। यह 1400 ईसा पूर्व लोहे की प्राप्ति हुई थी तथा 1200 ईसा पूर्व लगभग इसके उपकरण बनने लगे थे। यह समय उत्तर भारत के वैदिक काल का था जिसमें कि आर्यों ने लोहा को श्याम अयस्क कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण युग में आदि मानव मनोरंजन का स्रोत क्या था? तो इसमें आंसर है हमारा आखेट यानी कि हंटिंग करना यानी कि शिकार करना। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार यानी कि आखेट था, परंतु वे मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे। उनका भोजन जो था मांस था वो या कदमुल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र स्थल भीमबाटिका, ये तो अभी बताया था मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम में अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर है बी पूरा पाषाण काल, नव मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता काल। पूरा पाषाण काल बिल्कुल आदि मानव की तरह था जिसमें मांस को ही या शिकार के पर भी निर्भर था। मध्य पाषाण काल में थोड़ी खेती वेती जानकारी इन्हें मिली तो थोड़ा सा कम हो गया शिकार करना। नव पाषाण काल में इन्हें आग का खोज हुई, आग की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता काल में काफी सुधार हुए, घर भी बनाने लगे, अपनी झोपड़ी में रहने लगे और बैलगाड़ी भी बनाई इन्होंने, काफी डेवलप किया अपना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होते हैं। अब आइए इन पर जिक्र करते हैं। सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित में से अवशेषों में कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है? तो वो है सेल्स यानी मुद्रा और मोहर। आइए एनालाइज करते हैं। सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए मुद्रा और मोहर के अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है। सिंधु घाटी स्थल लोथल के फरास की मोहरें मिली हैं, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संकेत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है? तो शहर नहीं है मेहरणगढ़, ये हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है। बाकी सब है, लोथल है, धोलावीरा है, सोख्ता है। ये एनालाइज करते हैं हम इसमें। मेहरणगढ़ हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। यह नवपाषाण काल स्थल है जहाँ प्राचीनतम कृषि पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरणगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। हड़प्पा वाले किस से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वाले जो लोग थे वो किससे परिचित नहीं थे? वो लोहा से परिचित नहीं थे। स्वर्ण चांदी से परिचित थे, तांबा कांस्य से परिचित थे, सीसा टीन से परिचित थे। तो किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। आइए एनालाइज करते हैं। हड़प्पा वासी जो लोग थे कांसा, तांबा, चांदी, रजत, टिन, सीसा जैसी धातुओं से परिचित थे और विभिन्न रूपों में इनका उपयोग भी करते थे। परंतु ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे भाई। देखिए इस समय शिल्पकार तांबे के साथ साथ कांसे की कलाकृतियां तथा सोने के चांदी के आभूषण, हार, भुजबंद आदि भूषण भी निर्मित किया करते थे। तो ये आज जो तुम्हें अच्छे अच्छे ये हार दिखाई देते हैं ये पहले भी चला करते थे, तो समझ सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए? तो ऑप्शन है आंसर हमारा डी पोएट्री मेकिंग यानी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन के जो अवशेष हैं सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में पाए गए हैं। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। ये राजस्थान में स्थित शैव स्थल कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन और काली चूड़ियों को प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया? तो भारत में उगाया गया।
कपड़े के लिए सबसे पहले कपास भारत में उगाया गया उपमहाद्वीप में, ये 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में उगाया गया। वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हड़प्पा सभ्यता मेहरगढ़ के पास कपास के परिणाम मिले हैं, जबकि सूती वस्त्र के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय पता क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ही था वो, बस पशु कम एग्रीकल्चर ज्यादा क्या करते थे। आइए एनालाइज करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में बसी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास भूमि अत्यंत उपजाऊ थी और ये अच्छी मात्रा में वर्षा होती थी यहाँ पर, जिसके साथ लोग गेहूं और जौ, मटर, सरसों उगाने में सहायता मिलती थी इनको। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नगार भी मिला है, लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत भी प्रमाण मिले हैं। सभी सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुए थे करते हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, जिनके से कपास से हम आज कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे फैशन बना लेते हैं कपड़ों का, उन्हें आज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की वजह से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, हड़प्पा नगर धोलावीरा जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, वह कहाँ पर स्थित है? वो है गुजरात। चलिए एनालाइज करते हैं इसका। एनालाइज है, जो हड़प्पा नगर धोलावीरा है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 40वें नव स्थल के रूप में, ये गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा की गई। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है, किला, मध्य नगर, निचला नगर विभाजित किया गया है। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचय की सुपरिष्कृत प्रणाली पर प्रबंध के लिए विख्यात है? वो है तुम्हारा धोलावीरा। चलिए आंसर धोलावीरा आ गया है। हम बात एनालाइज करते हैं। धोलावीरा का प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में पहुंचने की पद्धति द्वारा अपने जल संचय की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंध के लिए सुविख्यात है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के जिले में मकाऊ तालुका में खादिर नाम के प्रदीप द्वीप पर स्थित है। इसका उत्खनन आर एस बिष्ट के निर्देश के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज जो की गई थी वो की गई थी हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। अब इसके मतलब कि गाजियाबाद एक जिला है उत्तर प्रदेश में, आलमगीर एक कस्बा है, गांव के दोस्त है, वहाँ पे पुरातात्विक खोज हुए थे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वो। आइए इस पर बात करते हैं। ये खोज हुई थी 1958 में। भारत के सेवक समाज द्वारा उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो ये है तुम्हारा राजस्थान में। आइए एनालाइज करते हैं इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल उनमें से एक स्थल कालीबंगा जो राजस्थान राज्य में घाघर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमल आनंद घोष, बी लाल बी के थापर ने की थी। यहाँ के प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए थे, चूड़ियाँ भी मिली थी जो आजकल औरतें अपने हाथों में पहनती हैं और हाथों की शोभा बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है? या ये है ऑप्शन ए 2500 बीसी से 1750 तक। आइए एनालाइज करते हैं। एनालाइज में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, रेडियो कार्बन विधि से इसका पता किया गया कि कितना साल पुराना है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है 22वां, जिसमें बताया गया हड़प्पा लोग के शहर के घरों में
कौन सी विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया गया था? यानी कि इनके शहरों में या घरों में एक प्रणाली या सिस्टम अनुसरण किया गया था, वो था ग्रेड पैटर्न यानी जाली ग्रिड शैली। अब ग्रिड शैली क्या है, आइए एनालाइज करते हैं। हड़प्पा लोग के शहरों के घरों में आयताकार ग्रिड शैली का अनुसरण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे, यानी आयताकार खंड में विभाजित थे। नगर जहां सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा के शहरों की योजना शतरंज की बिसात जैसी थी। इसके शहरों में जल निकासी व्यवस्था उतनी उन्नत थी कि पहले नालियों के साथ सड़क बिछाई गई और फिर उनके साथ घर बनाए गए थे। देखो कितनी अच्छी एक सिस्टम प्रणाली थी। अब नहीं है ये सिस्टम प्रणाली, पहले ही था। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। रावी नदी के तट पर स्थित है। पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी हमारी जी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन इसका सी है, दयाराम साहनी ने। आइए एनालाइज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता को अग ऐतिहासिक या कांस्य सभ्यता भी कहा गया है। रेडियो कार्बन विधि से इसका अनुसरण किया गया था। 2500 से 1750 पूर्व निर्धारित की गई थी। इस सभ्यता में प्रथम स्थल हड़प्पा नाम से हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। इस हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी दक्षिणी स्थल इस प्रकार हैं। हम एक एक करके जानेंगे। चलिए पहला है पश्चिमी सतुका गणकोर जो बलूचिस्तान में है, दसक नदी के किनारे पर है। उत्तरी में है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे पर है। पूर्वी है आलमगीरपुर जो मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिण में है दाई अहमदाबाद नगर गोदावरी नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की? वो की थी जॉन मार्शल ने। ऑप्शन इसका बी है। चलिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर किंगम को पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय की बात है 1902 में। इसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिर्देशक बनाया गया था, जिन्होंने पूरे विश्व के समक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की थी। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। देखिए हमारे भारतीयों ने कितना बड़ा बड़ा काम किया है, लेकिन आज हमारे भारतीयों को कोई नहीं पूछता। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ये अभी हमने पढ़ा है। आलमगीर पूर्वी है जो मेरठ में है। दक्षिण दक्षिण में है दाई मावा महाराष्ट्र में है। चलिए अभी हमने पढ़ा दिया है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा स्थल पुरातात्विक स्थल अफगानिस्तान में मिलता है? वो मिलता है, आंसर होगा सी सोरतुगाई। सोरतुगाई हड़प्पा का सोरतुगाई पुरास्थल उत्तरी अफगानिस्तान के बलूच बलूच में नहीं खदस्तान प्रांत में कोकचा नदी और आक्सा नदी के अम्मू दरिया के विलेय क्षेत्र के पास 2000 ईसा पूर्व में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती थी। सोरताघाई को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरातात्विक स्थल माना जाता है। सोरताघाई पुरातात्विक स्थल की खोज 1976 में की गई थी। इतने डिफिकल्ट वर्ड हैं जो हमसे बोले नहीं जा रहे, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एग्जाम का मैटर है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। वैदिक सभ्यता वैदिक कल्चर का पहला क्वेश्चन है कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देता है? वो देता है ऋग्वेद। ऋग्वेद कैसे जानकारी देता है, आइए पढ़ते हैं।
सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देने वाला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद को 4 वेदों में से सबसे पहला और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 108 सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति में गए हैं। ये सूक्त प्रारंभिक वेद काल के लोगों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। चलिए क्वेश्चन है अगला। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित वेदों में से गायत्री मंत्र किस वेद में विद्वान है? तो ये है ऋग्वेद में, अभी बताया था हमने, विश्वामित्र ने इसकी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को विवाद के लिए चुनौती दी थी? वो दी थी गर्गी ने। ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में आया था और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। चलिए हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं इसमें। गर्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य गर्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गर्गी उपनिषद काल की एक विशुद्धी महिला थी। यह ऋषि बचकुनु की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षावादियों के प्रति विशेष रुचि रखती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से वेद में सबसे पहले प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है ऋग्वेद में। यानी कि ऋग्वेद मिला के सारी वेदों की जानकारी के बारे में जानकारी देता है। चलिए एनालाइज करते हैं इसका। भारतवर्ष में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने की थी, यानी कि लिखा था। वेदों की रचना वैदिक काल यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व हुई थी, यह माना जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद। वेदों में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है तथा 108 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता के लिए है होक्तु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पुराणों की संख्या इसमें 18 दी गई है। ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। चलिए कोई बस यही आता है क्वेश्चन। भारत में ध्वनि विज्ञान पर प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताओ। भारत में ध्वनि विज्ञान पर वो है प्रतिसख्य। एनालाइज करते हैं प्रतिसख्य क्या है। भारत में ज्ञात प्राचीन ध्वन्यात्मकता फोटोनिक्स ग्रंथ प्रतिसाख्य है। यह पाठ्य पुस्तक वैदिक विद्यालयों के समय की है। इन प्रतिसाख्यों में संस्कृत के उच्चारण, स्वर और संधि नियमों का वर्णन किया गया है। ज्ञात हो कि सबसे प्राचीन उपलब्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ पाणिनि का अष्टधाई है। वैसे अगर सबसे प्राचीनतम देखें तो पाणिनि का अष्टधाई भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वो मुख्य भोजन था दूध और उसके उत्पादन। आज जैसे दूध से हम दही बनाते हैं, मावा बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, क्या उस समय भी ये चीजें बनती होंगी? चलिए एनालाइज करते हैं। वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन स्थायी था। उनके जीवन में कृषि की उपेक्षा पशुपालन का महत्व अधिक था। अतः आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पादक थे। आर्य लोग जो कि सूत को दही में मिलाकर खाना और प्रारंभ करते थे, जिसको कहा जाता था करम्ब, उसका उपयोग करते थे। और उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं की मुख्यतः फसल हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वेदों के द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया? तो वो डाला गया है प्रकाश तुम्हारा जी आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश अधिक डाला गया है वेदों के द्वारा। आइए एनालाइज करते हैं। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो धरती के प्राचीनतम सामाजिक
प्राचीनतम सनातन हिंदुओं के आधार पर धर्म ग्रंथ भी हैं। आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर वेद के द्वारा सर्वाधिक प्रकाश डाला गया। मैंने 4 वेद बताए आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इस चारों में ही धार्मिक कैसा हो, धर्म सामाजिक कैसा हो, आर्थिक जीवन कैसा हो, ये सब के बारे में उन्होंने बता रखा है। प्रथम बार गोत्र शब्द किसमें आया है? गोत्र शब्द जो आया है वो ऋग्वेद में आया है। गोत्र शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में आया है, प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वहां इसका अर्थ गोष्ठ के रूप में ऐसे स्थान से था जहां आर्यों का गोधन पाला जाता था। अर्थवेद उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख एक वंश या कुल जाति के रूप में हुआ था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। उपनिषद जो है वो फिलोसफी यानी दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। चलिए एनालाइज करते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित एक ग्रंथ है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है समीप, निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? तो सिंपल 18 दिन तक चली थी। महाभारत का युद्ध पूरा 18 दिन तक चला था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। इसे हिंदू धर्म में पंचाम वेद माना जाता है। महाभारत के यानी कि 5वें नंबर का वेद माना जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आर्य जातियां की प्राथमिक बसावट कहाँ थी? ये जो बसावट थी ये सप्त सिंधु के आसपास के इलाकों में थी। आइए एनालाइज करते हैं। आर्यों का सर्वप्रथम बसाव यानी कि रहन सहन सप्त सिंधु का क्षेत्र था। सप्त सिंधु के क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब की 5 नदियां जैसे सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सिंधु और सरस्वती शामिल की जाती हैं। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान और पंजाब में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों को मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश एशिया को बताया है। आर्यों के आगमन भारत में और बसाव के काल को वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें 2 भागों में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वैदिक काल में एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वैदिक काल में विद्वान में निम्नलिखित ऋषियों संतों में उससे कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो वो ये पहला ऑप्शन है याज्ञवल्क्य संबंधित नहीं है, भारद्वाज संबंधित है, अन्य संबंधित है, पार्श्वनाथ संबंधित है। आइए एनालाइज करते हैं कैसे। देखिए याज्ञवल्क्य गुजरात वाडनगर में है, भारद्वाज प्रयागराज में, अन्य चित्रकूट में, पार्श्वनाथ वाराणसी में है। चलिए क्वेश्चन अगले में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से वैदिक देवता को भगवान और लोगों के मध्य स्थित के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है अग्नि को। यानी कि अग्नि जो है ये माना जाता है कि देवता अग्नि देवता को भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेदिक में अग्नि के लिए 200 रचनाओं का उल्लेख भी है। हम इस पे चलिए और दूसरे तरीके से देखेंगे। ये है वेद, 4 वेद कौन सा वेद नहीं है? तो आयुर्वेद नहीं है, अर्थवेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है और एक वेद और है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। वैदिक कालीन ग्रंथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। एनालाइज करते हैं इसमें।
महाजनपद कालीन 16 महाजनपदों में से प्रमुख रहे हैं। मगध जनपद आसीन रहे हैं। नंदवंश की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महापद्म ने की थी। उसे केंद्रीय शासन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उसने काशी, कौशल, बज्जी, सूरसेन, पंचाल, कुरु, वत्स, चेदी, मल, गंधार, कंबोज, अश्मक और कलिंग जनपदों को जीतकर एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन की नींव रखी थी। महापद्मनन ने सर्वत्राक एवं एकाराट की उपाधि धारण की। नंदवंश के अंतिम शासक घननन, इसको मारने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था और सिकंदर ने इस पर भारत पर आक्रमण भी कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट उस वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही काफ़ी। मुझे पता है मेरी आवाज़ में काफ़ी रुकावट आई है, अगली बार को ऐसा नहीं होगा। आप पढ़िए, रिवाइज कीजिएगा, आप सुधार आ जाएगा अगली बार को। ओके।